जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन के नियम, और उसके अंदर सब टॉपिक है अध्याय 7 अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता। अभिकर्ता क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये पिछले बार का क्वेश्चन में आया था। ये पीएससी व्यापम ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि एक अभ्यर्थी कितने अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। अभिकर्ता मतलब होता है इसकी सहयोगी। देखिए, एक अभ्यर्थी होता है ए, ये अपना जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन किया है और इसका नाम फाइनल भी हो गया है। अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या होगा, एक जिला पंचायत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये अकेले वहाँ नहीं जा सकते किसी काम को देखने के लिए, ठीक है। तो पहले ये करेगा अपना निर्वाचन अभिकर्ता, ये होगा निर्वाचन अभिकर्ता, ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है, निर्वाचन अभिकर्ता है घूम घूम के प्रचार करना, ये करना, यदि कोई शासकीय कर्मचारी से डील करना है किसी बात के लिए, डील दे। अब इस बात को अन्यथा में नहीं लेंगे, मैं डील का मतलब ये बता रहा हूँ कि उनका सहयोग लेना नियमानुसार, कोई भी इसका अर्थ का अनर्थ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगा उसके शासकीय कर्मचारियों के सहयोग से मार्गदर्शन लेना, नियमानुसार काम करना, जगह जगह घूमकर प्रचार करना, ठीक है। ये होता है निर्वाचन अभिकर्ता। क्योंकि ये एक अकेले ये हमेशा किसी जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है ना, ये हमेशा यही किसी जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। ये बाकी निर्वाचन कार्यों को करने के लिए निर्वाचन अभिकर्ता आवश्यक होता है। तो ये एक होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा उसमें होता है आपका मतदान अभिकर्ता। इसका होगा मतदान अभिकर्ता। अब ये क्यों जरूरी क्यों चाहिए, देखिए, एक ही पद के लिए चुनाव होता है तो उसके लिए मतदान बहुत सी जगह होते हैं, मतदान केंद्र अलग अलग होते हैं। एक से अधिक मतदान केंद्र 10, 20, 30, 40, 100 इस प्रकार अधिक मतदान होता है। तो प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अधिकारी या फिर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। वो वहाँ उपस्थित रहता है, कार्यों को देखता है, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं कर रहा है ना। एक एक मतदान में वो उसका एक प्रतिनिधि, यही जो है मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता वहाँ नियुक्त रहता है, वो सब काम देखने के लिए। ये जनरली वो करते हैं जब आप चुनाव देने गए होंगे ना, वोट देने के लिए, तो आप देखेंगे कि जिस रूम में आप मतदान देने जाते हैं वहाँ बहुत सारे बेंच में लड़के लड़कियाँ बैठी रहती हैं। ये लोग चिल्लाते हैं कि क्षेत्र क्रमांक नाम ये नाम फलाना नाम क्रमांक ये ऐसा, तो वो लोग भी टिक करते रहते हैं। तो वही लोग हैं मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता। वो लोग कोई शासकीय कर्मचारी नहीं होते, ना ही शासक द्वारा नियुक्त हो जाते हैं। वो अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि मेरा ये क्षेत्र चुनाव है, ये मेरा मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, ये लीजिए आप। उनको अभ्यर्थी द्वारा उनको पूरा उस मतदान केंद्र में जितने लोग मत देने वाले आते हैं उसका वो पूरा वो दिया रहता है लिस्ट, कि आप इनका नाम मिलाते जाना कि कौन कौन आया कौन नहीं आया। देखिए, कौन किसको क्या वोट दे रहा है वो तो गुप्त है, लेकिन कौन आया कौन नहीं आया इसके मिलान करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ता का नियुक्त करता है। दूसरा होता है, एक और होता है, तीसरा ये होता है मतगणना अभिकर्ता। मतगणना भी अलग अलग जगह में होता है, तो उसके लिए भी मतगणना अभिकर्ता रखा जाता है। तो आप ये समझ गए कि मतगणना की अभिकर्ता का मतलब क्या होता है। अभ्यर्थी की सहायता के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उसको हम बोलते हैं उनके अभिकर्ता, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे आपने। निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी नाम निर्देशन के समय या निर्वाचन के दौरान कभी भी किया सकता है। निर्वाचन अभिकर्ता का नाम जिस दिन नाम निर्देशन फॉर्म भरते हैं उसी दिन उसका नाम आप उस दिन आप रख सकते हैं अभिकर्ता, या निर्वाचन के किसी भी समय आप निर्वाचन अभिकर्ता रख सकते हैं। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति या उसको हटाने का हस्ताक्षरित आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। यदि आप अभ्यर्थी हैं या किसी व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर रहे हैं तो उसको एक हस्ताक्षरित फॉर्मेट होता है, उसमें साइन करा के आपको रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। लेकिन पंचायत का ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उसको आप अभिकर्ता के रूप में, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में आप उसको नियुक्त नहीं कर सकते। देखिए, अभिकर्ता का मतलब होता है, निर्वाचन अभिकर्ता का मतलब होता है उसके समकक्ष, उस अभ्यर्थी के समकक्ष, उसके बिहाफ में, जैसे सरपंच उप सरपंच होता है
उसके बिहाफ में काम करता है। उसी प्रकार अभ्यर्थी के नहीं रहने पर यहाँ या उस समय उपस्थित नहीं रहने पर वो चुनाव के कार्यों को देखता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि निर्वाचन के अभ्यर्थी अपने अनुसार जो या फिर अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने योग्य व्यक्ति को ही अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करेगा। तो ये हो गया आपका पहला अभिकर्ता। क्वेश्चन आता है ना, ये है आपका निर्वाचन अभिकर्ता। दूसरे में आता है मतदान अभिकर्ता। पोलिंग, जैसे बताया हूँ, पोलिंग बूथ या पोलिंग एजेंट कहते हैं उनको। तो प्रत्येक मतदान केंद्र तो एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। प्रारूप में अभिकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसे नियुक्ति पत्र आदेश दिया जाता है। जो भी प्रारूप में दिया जाता है ना, उसमें इस अभिकर्ता का, इस निर्वाचन अभिकर्ता या फिर अभ्यर्थी दोनों का साइन रहेगा और उसको पीठासीन अधिकारी को दे दी जाएगी और इसके समक्ष घोषणा पत्र हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, ये होता है मतदान अभिकर्ता। समझ गए, मतदान कक्ष में बैठे रहता है, वो टिक मारते रहता है, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया, ऐसा अगर टिक मारते रहता है ना, वो लोग होते हैं पोलिंग एजेंट या मतदान अभिकर्ता। गणना अभिकर्ता, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, देखिए अभ्यर्थी या फिर उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को गणना के लिए गणना के दिन गणना होता है ना, जिस दिन जांच होता है उस दिन वहाँ उपस्थित रहने के लिए नियुक्त करता है। तो वो होता है आपका गणन अभिकर्ता। प्रारूप में अभ्यर्थी और गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराकर उसको रिटर्निंग ऑफिसर या जांच ऑफिसर को दे दिया जाता है। गणन अभिकर्ता, उसकी एक प्रति गणना उसके दिन रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा, उसके सामने घोषणा पत्र हस्ताक्षर होता है। देखिए हमने अभी तक 3 अभिकर्ता पढ़े, उसमें थोड़ा गौर डालते हैं। पहला है आपका निर्वाचन अभिकर्ता। यह जो निर्वाचन अभिकर्ता है ना, जिस दिन से नाम निर्देशन पत्र होता है और जिस दिन जब तक इसका पास फेल या फिर जब तक उसकी घोषणा नहीं होती कि कौन जीता कौन हारा, हार और जीत के फैसले तक ये रहता है, तो इसका पावर ज़्यादा होगा। दूसरा होता है आपका मतदान अभिकर्ता। ये केवल उसी दिन के लिए होता है जिस दिन मतदान होता है, उसके बाद इसका रोल खत्म। तीसरा होता है गणना अभिकर्ता। तो ये भी उसी दिन, जिस दिन गणना चल रही है उसी दिन तक के लिए रहता है, उसके बाद तो ये रहता नहीं है। तो सबसे पावरफुल कौन होता है? निर्वाचन अभिकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट है मतदान अभिकर्ता की प्रतिसंहार या रद्द करना। मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा था, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी या फिर उसके निर्वाचन अभिकर्ता, पहला वाला द्वारा मतदान अभिकर्ता का नाम रद्द किया जा सकता है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो, या वो नहीं आता है तो। यदि मृत्यु की सूचना लिखित रूप में सूचना के 7 दिन, मतदान के 7 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। ठीक है, 7 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है, या अन्य स्थिति में पीठासीन अधिकारी को उसी दिन दिया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी को सूचना करेगा कि ये मतदान अभिकर्ता नहीं आएगा या फिर आएगा। मृत्यु के बाद नया मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति मतदान के 7 दिन पहले किया जाना है। देखिए मृत्यु के यदि हो जाता है तो उसके 7 दिन पहले ही आपको नया मतदान अभिकर्ता को का नाम निर्देशन करना होता है, उससे पहले नहीं या उसके बाद नहीं। गणन अभिकर्ता की यदि मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? यह प्रतिसंहार होता है। मृत्यु उपसंहार की मतलब होता है अभ्यर्थी या उनकी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा गणन अभिकर्ता के नाम को गणना प्रारंभ होने के पहले रद्द किया जाएगा। यदि कोई नाम है ए, है ना, इसको गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई या फिर प्रतिसंहार हो गया, तो जिस दिन गणना होना है ना, जिस दिन गणना होना है उसके पहले ही इसकी नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर इसकी जो एक प्रारूप में हस्ताक्षर कर कि ये नाम है, इसका फ़ोटो और इसका हस्ताक्षर करा के रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है कि ये हमारा गणन अभिकर्ता है। ठीक है, ये होता है। और यदि वो मर चुका है, यदि पहले जो नियुक्त किया गया था वो मर गया, तो उसका 1 दिन पहले या फिर जिस दिन चुनाव होता है उसके पहले इसकी जो अभ्यर्थी द्वारा इनको आदेश किया गया था कि फलाना व्यक्ति गणन अभिकर्ता के रूप में रहेगा, क्योंकि अब वो मर चुका है, तो उसके पहले लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना करना होता है कि इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठेगा। ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं निर्वाचन की साधारण प्रक्रिया। कैसे निर्वाचन होता है, क्या होता है, इसकी साधारण प्रक्रिया हम देखते हैं। आगे हमारा निर्वाचन की साधारण प्रक्रिया, कैसे निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की यदि मृत्यु हो जाती है, देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। अब ये आप देखिए इसकी क्या क्या टाइपें हो सकती हैं। मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर
अब उसकी पहला टाइप है मतदान के पूर्व यदि किसी की मृत्यु होती है तो मतदान नहीं रुकेगा। ठीक है, मतदान के पूर्व यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी अभ्यर्थी की, जैसे सरपंच के लिए 5 लोग खड़े थे, एक लोग की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 5 लोग खड़े थे ना लाइन से, ABCDE, चलिए 4-5 मान लेते हैं। यदि इसमें से B मर गया या D मर गया, दोनों मर गए, उसकी स्थिति में भी मतदान नहीं रुकेगा। लेकिन मृत्यु के बाद यदि एक अभ्यर्थी बच जाता है, जैसे 3 लोग खड़े थे, है ना, ABC, अगर ये दोनों मर जाते हैं, बच गया एक, अब क्या होगा इस स्थिति में होगा, लेकिन मृत्यु के बाद यदि एक अभ्यर्थी बचता है तो मतदान निर्वाचन रोका जाएगा एवं मृत अभ्यर्थियों की जांच होगा, समाधान होगा। कि ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है जो लोग आपस में खड़े थे ना, वही लोग तो इसको नहीं मार दिए निर्विरोध जीतने के लिए, या किसी प्रकार का हाथापाई इस संबंध में, तो इसकी जांच के लिए उस चुनाव को रोक दिया जाता है और उसकी एक स्वतंत्र जांच की जाती है, जिसका सूचना चुनाव आयोग को दे दिया जाएगा। पुराने अभ्यर्थी नाम उसके बाद फिर से नाम निर्देशन भरा जाता है। उसमें जिन्होंने पहले के अभ्यर्थियों को, जो पहले अभ्यर्थी थे, है ना जी, मतलब एक अभ्यर्थी है, उसको वापस नाम भरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक अकेला बचा था, इसीलिए चुनाव रोक दिया गया था। शायद यही तो नहीं मार दिया होगा, तो फिर से चुनाव होगा तो इसको नाम भरने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। लेकिन जो पहले नाम वापस ले लिए थे उनको नाम भरने की पात्रता होगी, और चाहे तो अपना नाम भर सकते हैं। समझ आया। यदि मतदान के पूर्व किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मतदान नहीं रुकेगा, लेकिन मृत्यु के बाद केवल एक अभ्यर्थी बच जाता है तब रोक दिया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। जांच में जो भी हो जाएगा वो तय किया जाएगा, उसमें कानूनी कार्रवाई है। फिर उसके बाद फिर से चुनाव करना है, तो यदि वो स्वतंत्र बच गया, यदि ये जो है ये बच गया, इस पर कोई दोषारोपण नहीं हुआ, तो इसको नाम निर्देशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से कर चुके हैं। लेकिन पहले जो नाम वापस लिए थे वो नाम भी भर सकते हैं, या फिर कोई अन्य भी आके भर सकता है, उनको पात्र होगी। यदि मतदान के 72 घंटे पहले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की खबर आती है तो उसका नाम मतपत्र में नहीं छापा जाता, उसका नाम जो है मतपत्र में छापा नहीं जाता। मृत व्यक्ति की सूचना शेष अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। ये याद रखिएगा, बस 72 घंटे वाली बात है, तब उसका नाम नहीं छापा जाएगा मतपत्र में। यदि मृत व्यक्ति की सूचना नियत समय के बाद आती है, तो 72 घंटे के बाद आती है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा का तैसा रहेगा। निर्वाचन आयोग को सूचना दे दिया जाएगा कि अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई है, लेकिन समय के बाद पता चला है तो हम उसका नाम मतपत्र से नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रोसेस रहता है छपवाने के लिए मतपत्र। ठीक है। निर्विरोध निर्वाचन क्या होता है, अब ये देखिए निर्विरोध क्या होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, सविरोध और निर्विरोध में क्या अंतर है। यदि एक नामांकन आया, एक को छोड़कर सभी ने वापस ले लिया तो होता है निर्विरोध। एक ही बच जाएगा तो हो जाएगा निर्विरोध, उसे चुनाव की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई नाम नहीं भरता तो पद खाली रहेगा, जिसे बाद में भरा जाता है। अब देखते हैं निर्विरोध क्या होता है डायग्राम से। ये आपका गांव है, याद रखिएगा, ये ग्राम पंचायत है। यहाँ सरपंच पद पे लड़ा जाना है यहाँ, तो निर्विरोध कैसा कैसा हो सकता है ये देखिए। यदि यहाँ एसटी आ गया, एसटी आरक्षण आ गया, और ये मानकर चलते हैं कि उस ग्राम पंचायत में मात्र एक ही परिवार एसटी का है, एक ही परिवार एसटी का है, और उसमें कोई पात्र मिल गया महिला पुरुष, ठीक है, तो वो अपना नाम नामांकन करेगा। बाकी लोग तो नाम नामांकित नहीं कर सकते, नामांकन फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये निर्विरोध जीत गया। ये आपका पहला केस है, ये निर्विरोध जीत गया, ये पहला केस है। यदि एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है, ये एसटी के लिए आरक्षित है और एक ही परिवार है और उनमें से किसी एक ही नाम निर्देशन फॉर्म भरा है, तो वही निर्विरोध जीत गया, यदि उसके पास सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो। ठीक है, चलिए ये दूसरा केस देखते हैं। यदि एक से अधिक एसटीओ ने फॉर्म भर दिया, 3-4 लोगों ने, लेकिन बाकी लोगों ने नाम वापस ले लिया, तो इस दूसरे केस में भी निर्विरोध जीता माना जाएगा, जो लास्ट बच गया। ठीक है, ये होता है निर्विरोध। ठीक है, इसको कहता है निर्विरोध।
ऐसा होता है। हाँ, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ जाएगा कि 2 व्यक्ति थे, इसमें से एक मर गया, तो क्या एक को निर्विरोध घोषित किए जाएंगे? तो नहीं, अभी हमने पढ़ा है निर्विरोध घोषित नहीं किया जाएगा, चुनाव को रोका जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच में यदि वो सही भी पाए जाते हैं तो फिर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आओ भाई आप भी फॉर्म भरो, ऐसा करके आप भी नाम निर्देशन फॉर्म भरो करके। तो उसमें हाँ, उसके बाद भी यदि कोई फॉर्म नहीं भरता है तब की स्थिति में उसको निर्विरोध चुना माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया निर्विरोध। और यदि कोई फॉर्म नहीं भरता एसटी के लिए तो वो पद खाली रहता है, उसे बाद में भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखिए सविरोध का मतलब क्या होता है। सविरोध मतलब वही कि एक ही पद के लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ चुनाव होगा, इसको मत मिलेगा, इसको मिलेगा, बाद में काउंटिंग होगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो विजयी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन के लिए मतदान और मतों का दिया जाना। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये लंबा वीडियो है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा लगने पर ही सब्सक्राइब करें, वरना आप अपना बहुमूल्य समय किसी और चैनल को या फिर किसी बुक को पढ़ने में दीजिए। धन्यवाद।